अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और ये आपके एमएफए के पास पेपर का क्वेश्चन है। और इसका जो टॉपिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी। स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा सवाल है। मैं आपके साथ इसकी सारी ट्रीटमेंट्स डिस्कस करूंगा। और ये पर्टिकुलर एक्सेल फाइल भी आपको आराम से हासिल हो सकती है। हम सवाल को सॉल्व करते करते डिस्कस करते करते इसको सॉल्व करते जाते हैं ताकि हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाए। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है द फंक्शनल करेंसी ऑफ जारिस्तान इज ZR। अब इससे आपका शायद कोई वास्ता हो शायद कोई वास्ता ना हो, बस उसने बता दिया जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम शायद जारिस्तान है। वहां की जो करेंसी है वो ZR है। ग्रेट फ्यूचर इंटरप्राइज GFE ये कंपनी का नाम है। GFE is evaluating a solar farm project that will sell electricity to the national grid. With the government support through subsidies and incentives, GFE aims to strengthen its position in the renewable energy sector while assessing the project's financial feasibility. The following information has been gathered in respect of the solar farm project. यानी कि कंपनी है और वो एक सोलर फार्म लगा रही है और उससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो नेशनल ग्रिड को दी जाएगी। और क्योंकि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, तो गवर्नमेंट कुछ आपको फायदा भी देगी, कुछ सब्सिडी भी देगी, कुछ एडवांटेज भी देगी। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ZR 200 million with 150 million allocated for solar panels and 50 million for other infrastructure। बुलेट नंबर 1 आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स देता है। वो बोलता है कि टोटल 200 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें से 150 मिलियन रुपीस के सोलर पैनल आएंगे और 50 मिलियन रुपए के दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं या दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंस्टॉल होगा। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में आप जो है वो पूरी जो वर्किंग करते हो वो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के तौर पर करते हो। और जनरली आपके पास एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होता है जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया हुआ होता है, जो आप ईयर नंबर 0 पर इन्वेस्ट करते हो। और इस सवाल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन है। अच्छा, मैंने साथ में नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करी भी है और इसका पूरा जो है चार्ट बनाया हुआ है। 5 साल का ये प्रोजेक्ट था। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो हाईलाइट करने वाली पहली चीज है वो ये है कि मैंने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट लिखी है, इन्वेस्टमेंट अदर देन वर्किंग कैपिटल, और ये 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा आउटफ्लो है और ये टोटल 200 मिलियन के अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो 200 मिलियन के अमाउंट है ना, इस पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स इसकी इससे आने वाली इनकम और एक्सपेंसेस को नेट कर कर जो अमाउंट बनता है उस पर लगता है। ये तो मेरी एक नॉन करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो 200 मिलियन की मैंने जो है वो ये इन्वेस्टमेंट करी और मैंने आपको अपने चार्ट में भी शो कर दिया कि मैंने इसको ये नंबर 0 के नीचे यहां पर शो करा हुआ है। आगे है द सोलर फार्म इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एंड सेल 8000 मेगावाट्स इन द फर्स्ट ईयर with an anticipated annual efficiency decline by 2% due to general panel degradation। जैसे जैसे सोलर पैनल्स पुराने होते जाते हैं उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। पहले साल 8000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और सवाल ये कहता है कि हर आने वाले साल में, हर अगले साल में ये एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो 2% कम हो जाएगी पिछले साल से। यानी कि पिछले साल का 98% रह जाएगी। To counteract, GFE plans to invest an additional 25 million at the start of the fourth year to restore the efficiency back to 8000 megawatts। अब वो ये कहते हैं कि इस चीज को काउंटर करने के लिए कि जो प्रोडक्शन है वो गिरती ही ना चली जाए, हम चौथे साल के स्टार्ट में 25 मिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि वो जो सोलर पैनल्स हैं उसमें से हो सकता है कि कोई एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाएगा, उसकी कोई मेजर ओवरहॉलिंग होगी, उसका कोई ऐसा खर्चा होगा जिससे उसकी लाइफ जो है वो मजीद बेहतर हो जाए और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। अब ये 25 मिलियन भी मेरे लिए आउटफ्लो है। ठीक है, क्योंकि मैं ये 25 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। लिहाजा अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये नंबर 3 के नीचे यहां पर ये 25 नजर आएगा। अब यहां पर आपका सवाल ये हो सकता है कि सर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ईयर 4 के स्टार्ट में,
तो याद रखिए ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है ना, इसमें ईयर नंबर 0 पहले साल का स्टार्ट है, ईयर नंबर 1 दूसरे साल का स्टार्ट और पहले साल का एंड है, ईयर नंबर 2 दूसरे साल का एंड और तीसरे साल का स्टार्ट है, ईयर नंबर 3 तीसरे साल का एंड और चौथे साल का स्टार्ट है। तो यहां पर हम बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, चौथे साल का स्टार्ट जो है वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैं इसको ईयर 4 पे लिख लेता तो वो तो ये होता कि चौथे साल के आखिर में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने तो चौथे साल के शुरू में यानी कि तीसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसलिए मैंने यहां पर 25 मिलियन आपके सामने शो कर दिया है। ठीक है जी, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक और चीज जो पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई थी वो थी कि 8000 मेगावाट्स की प्रोडक्शन होगी और फिर ये प्रोडक्शन 2-2% से कम होती जाएगी और फिर आप एक फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो होगा ये कि देखें आपके पहले साल की जो प्रोडक्शन है ना, मैं जरा यहाँ पर एक प्रोडक्शन की वर्किंग आप लोगों को शो करता हूँ। देखिए मैंने सेल्स की वर्किंग करी है, सेल्स की वर्किंग में आप लोगों को पहले ये चीज मैं समझा दूं। पहले साल 8000 मेगावाट्स बनाए, ठीक है, दूसरे साल उसका 2% कम, यानी कि आपने 8000 का 98% ले लिया तो 2% कम हो गया। अच्छा ये याद रखिएगा कि जब आप ये वर्किंग करेंगे तो आप इस तरह से कुछ जो है ना जुमला या कुछ एक ब्रैकेट में बात लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप वर्किंग कैसे कर रहे हो। मैंने लिखा हुआ है पी वाई मल्टीप्लाइड बाई 98% प्रीवियस ईयर का 98%। सो मैंने ईयर नंबर 2 में पिछले साल का 2% कम कर कर उसको 98% लिया, फिर तीसरे साल मजीद कम हुआ तो 98% पिछले साल का लिया, फिर तीसरे साल के आखिर में या चौथे साल के शुरू में खर्चा हुआ है जिससे उसकी जो एनर्जी है वो दोबारा 8000 पर चली गई है और फिर मैंने 8000 का वापस से 98% लिया है। तो इस तरह से मैंने जो यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मेगावाट्स जो एनर्जी में बेचूंगा उसकी ये वर्किंग मैंने आपके सामने यहाँ पर सारी की सारी शो कर दी है। 8000 फिर उसका 2% कम, फिर 2% कम, फिर वापस से 8000 जो आपने एक एक्स्ट्रा खर्चा किया था, फिर वापस से उसका 2% कम। चलते हैं वापस से सवाल पर, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है द सोलर पैनल्स विल हैव अ यूजफुल लाइफ बियॉन्ड द प्रोजेक्ट्स ड्यूरेशन। इनकी लाइफ काफी अच्छी खासी होगी। At the end of year 5, the residual value will be 50% of their initial cost, while all the other equipment will have zero residual value. वो ये कहते हैं कि सोलर पैनल्स की लाइफ जो है ना वो प्रोजेक्ट की जिंदगी से काफी ज्यादा होगी। 5वें साल के आखिर में इनकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू भी इसको कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी इसको कहते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स भी इसको कहते हैं, जितने का हम ये चीज बेचेंगे वो कितना होगा, वो उसकी इनिशियल कॉस्ट का 50% होगा और जो अदर इक्विपमेंट है ना उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, यानी कि उसको बेच के मैं कुछ भी नहीं कमा सकूंगा। अब यहां से मुझे ये हिंट मिल रही है कि मुझे 5 साल के लिए वर्किंग करनी थी। दूसरी बात, रेजिडुअल वैल्यू कैसे आएगी, पॉइंट नंबर 1 देखें। पॉइंट नंबर 1 में आपने 150 मिलियन के सोलर पैनल खरीदे थे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू इसका 50% होगी और आपने 50 मिलियन के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा था और उसकी कोई भी रेजिडुअल वैल्यू डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं होंगी। तो इसका मतलब 150 का 50% और 50 मिलियन का 0%। अच्छा मैं आपको रेजिडुअल वैल्यू की वर्किंग एक जगह पर दिखा भी देता हूं। ये रेजिडुअल वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है और कैसे करी है, 150 मिलियन के मैंने सोलर पैनल्स खरीदे थे। 5वें साल के आखिर में उसको बेचकर अगर मैं उसको बेचता हूं तो मुझे उसका 50% मिलेगा यानी कि 75 मिलियन मिलेगा और बाकी 50 मिलियन की अदर इक्विपमेंट थी और उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो 50 मिलियन का 0% यानी कि जो टोटल मुझे मिलेगा वो 75 मिलियन होगा। रेजिडुअल वैल्यू इज योर सेल्स प्रोसीड्स, इज योर डिस्पोजल वैल्यू, ये वो कैश का इनफ्लो है जो किसी चीज को बेचने से हासिल होता है। लिहाजा ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ना ये कैश फ्लो जरूर है। सर ऊपर क्या वर्किंग हुई भी है ये पूरी, ये तो समझा है, ये थोड़ी देर में समझाता हूं। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू इज योर सेल्स प्रोसीड्स, जो पैसा आपको हासिल होता है कोई फिक्स एसेट बेचकर, नॉन करंट एसेट बेचकर, और क्योंकि ये कैश इनफ्लो है तो आपके पास यहां पर मेन वर्किंग में भी ये एज अ कैश इनफ्लो नजर आ रहा होगा। ये रहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, यानी कि 5वें साल के आखिर में जब मैं अपने ये सोलर पैनल्स बेचूंगा तो मुझे 75 मिलियन कैश की फॉर्म में आ रहे होंगे। सर क्या इस पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगता है गेन ऑन डिस्पोजल पर, सेल्स प्रोसीड्स पर टैक्स नहीं लगता। मिसाल के तौर पर कोई चीज मेरी बुक्स में उसकी नेट बुक वैल्यू 80 रुपए है और मैं अगर वो 100 रुपए की बेचता हूं तो मेरा गेन 20 है, टैक्स मुझे 20 पर देना होगा, 100 पर नहीं देना होगा। तो ये तो मैंने अभी प्रोसीड्स लिखी है, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल की थोड़ी देर में वर्किंग देख लेते हैं।
लेकिन प्रोसीड्स या सेल्स प्रोसीड्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स या रेजिड्यू वैल्यू 75 मिलियन है, ये हमने यहां पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं जी। आगे कहते हैं पॉइंट नंबर 4 में इलेक्ट्रिसिटी विल बी सोल्ड एट ZR 10,000 पर मेगावाट आवर विद प्राइसेस इंक्रीजिंग बाय 8% एनुअली। 8% के हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज होंगी और 10,000 पर मेगावाट जो है वो ये एनर्जी बिकेगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक करेक्शन करनी है, वो ये है कि ये रुपीज इन मिलियन नहीं है, ये ZR इन मिलियन है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो ZR है। देखिए 10,000 रुपए की पहले साल 10,000 रुपए का 1 मेगावाट बिकेगा, 10,000 रुपए का 1 मेगावाट बिकेगा, और ये सेलिंग प्राइस हर अगले साल 8% इंक्रीज होगी। तो पिछले को 1.08 से मल्टीप्लाई किया 8% इंक्रीज करने के लिए, दोबारा से 1.08 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा से 1.08 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से फाइनली दोबारा से 1.08 से मल्टीप्लाई किया। टोटल सेल्स रेवेन्यू कैसे आया? यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस से, और डिवाइडेड बाय 1 मिलियन इसलिए किया है क्योंकि मेरी मेन वर्किंग में मैं सारी चीजें मिलियंस में लिख रहा हूं। इसी तरह से सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, ताकि सारी अमाउंट्स मिलियन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस वर्किंग में अब आप लोगों को यानी कि वर्किंग नंबर 1 की किसी भी वैल्यू में इंशाल्लाह ताला इशू नहीं होगा। सारी वैल्यूज मैंने आपको क्वेश्चन से क्रॉस रेफरेंस करवा दी हैं कि कौन सी चीज कैसे और किस तरह से आ रही हैं। और ये जो आपके पास वैल्यूज है ना 80, 85, 90, 90, 101 और 107, ये आपका सेल्स रेवेन्यू है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बेचकर आपने कमाया है वो वैल्यू है। साथ में ये याद रखिएगा कि SP इंटू 1.08 आपने शो करना होगा, ताकि आप सबको शो कर सकेंगे ये 8% का इंक्रीज जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर आपने यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टोटल वैल्यूज सामने आ रही होंगी। अब ये मैं आपको मेन वर्किंग पर भी रिफ्लेक्ट करवा देता हूं। देखिए आपके पास ये सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैंने ये 80, 85, 90, 101 और 107 की अमाउंट्स आपको रिफ्लेक्ट करवाई। साथ में ये याद रखिएगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन में यहाँ पर W1 लिखेंगे, जहां पर आपने इसकी रेलिवेंट वर्किंग शो करी है। एग्जामिनर को अगर ये देखना होगा कि ये वैल्यूज कहाँ से आई, तो वो इन वैल्यूज को ट्रेस कर सकता हो। ठीक है जी, ये एक चीज हमने कर ली। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि the annual operations and maintenance cost is estimated at ZR 20 million, increasing by 6% annually. उससे बोला साल का 20 मिलियन रुपए का ऑपरेशंस का और मेंटेनेंस का खर्चा होगा, और ये 6% एनुअली के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। तो इसका मतलब पहले साल का खर्चा 20 मिलियन है, ये ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का है। सर इसकी अलग से वर्किंग नहीं दिखाई इसलिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। बहरहाल मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1.06 शो कर दिया, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हर अगली वैल्यू पिछली को 6% से इंक्रीज कर आएंगे। और मैंने क्योंकि ये मिलियंस में अमाउंट लिखा है, तो हो सकता है कि आप जब 20 को 1.06 से मल्टीप्लाई करें तो वो एक डेसिमल का फिगर आ रहा हो, लेकिन उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 21 मिलियन आ रहा होगा। इसी तरह से पिछली वैल्यू वापस से 6% से इंक्रीज, पिछली वैल्यू वापस से 6% से इंक्रीज, और फाइनली पिछली वैल्यू दोबारा से 6% से इंक्रीज। सर ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि ये एक कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब ये है कि कैश आउटफ्लो भी है, और कैश आउटफ्लो का मतलब ये है कि आपके इनफ्लो से ये माइनस होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट 40% per annum यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर टैक्स पर्पसेस। टैक्स वाला ये कहता है कि डेप्रिसिएशन के लिए मैं 40% डेप्रिसिएशन का रेट अलाउ करता हूं। अब हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग देख लेते हैं, यानी कि हम वर्किंग नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए ये नंबर 0 पर आपने 200 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सोलर पैनल, अदर इक्विपमेंट, सारा खर्चा 200 मिलियन था। पहले साल की डेप्रिसिएशन 200 का 40% होगी, पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू 120 होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेट बुक वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई होती है। तो अगली बार दोबारा से 120 का हम 40% लेंगे, 72 बच जाएगा। फिर 72 का हम 40% लेंगे, 43 बच जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है सर? देखिए 43 के आपकी नेटबुक वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने ये कहा था कि चौथे साल के शुरू में या तीसरे साल के आखिर में आपने 25 मिलियन की एक फर्दर इन्वेस्टमेंट करी होगी, जिससे आपके मशीन की, जिससे सोलर पैनल की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई होगी। अब ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी नॉन करंट एसेट को खरीदना, नॉन करंट एसेट की लाइफ को या उसके जो कैपेसिटी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने वाला खर्चा होता है। क्योंकि हमें ये लिखा हुआ था कि इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी दोबारा से 8000 मेगावाट्स पर आ जाएगी, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अब हमारी वैल्यू 68 हो गई, और अब डेप्रिसिएशन 68 पर 40% लगेगी, तो वो 27 बनी।
उसके बाद फिर नेटबुक वैल्यू आई, नेटबुक वैल्यू पे वापस से 40% की डिप्रिसिएशन, 5वें साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू 25 है, रेजिडुअल वैल्यू 75 है, इसका मतलब गेन ऑन डिस्पोजल है 50 का। ठीक है जी। तो ये डिप्रिसिएशन की वर्किंग एक बार आप कैलकुलेटर पे गो थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ की बात है, लेकिन टैक्स वाला आपको डिप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत देता है जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो टैक्स वाला बोलता है डिप्रिसिएशन इज एन अलाउेबल एक्सपेंस, आपका जो भी अमाउंट बन रहा है उसमें से डिप्रिसिएशन को भी एज ए एक्सपेंस माइनस करो, फिर जो अमाउंट बच जाए उस पर मुझे टैक्स पे करना, पहली चीज। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, अगर आप माइनस कर रहे हो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए तो फिर उसको ऐड बैक भी करना पड़ेगा। तीसरी चीज, गेन ऑन डिस्पोजल, आपकी नेटबुक वैल्यू 25 मिलियन थी, जो चीज आपने 75 मिलियन पे बेची तो 50 मिलियन का गेन किया, टैक्स वाला बोलेगा इस पे टैक्स दो। अगली चीज, गेन ऑन डिस्पोजल इज अ नॉन कैश गेन, ठीक है, तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और आखिरी चीज, रेजिडुअल वैल्यू इज अ कैश इनफ्लो, रेजिडुअल वैल्यू इज अ कैश इनफ्लो। अब पहले तो इस वर्किंग को अच्छे से गो थ्रू कर लें, फिर मैं इसकी प्लॉटिंग बताता हूं कि मेन आपने वर्किंग में कहां कहां कैसे करी है। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि आपने यहां पर वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दिया है और डेप्रिसिएशन को माइनस किया। सर डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस किया, हम किसी को डेप्रिसिएशन पे तो नहीं करते। आप माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस अमाउंट पर पहुंच सकें जिस पर आपने टैक्स का रेट अप्लाई करना है। टैक्स वाला ये बोलता है कि अगर कोई डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर कर जो बच जाए उस पर टैक्स का रेट अप्लाई करना, इसलिए मुझे यहां पर माइनस करना पड़ा है, इसलिए मुझे यहां पर माइनस करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर ईयर नंबर 1 पर 80 और 16 मैंने कमाए, 16 की अभी वर्किंग मैंने डिस्कस नहीं करी, 20 के एक खर्चा पे किया, टैक्स वाले ने बोला पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, मैंने बोला 80। अब उसने बोला -4 यानी कि टैक्सेबल लॉस है। दूसरे साल या नंबर 2 पर 85 मिलियन रेवेन्यू से आया, 16 मिलियन कहीं और से आया, ये अभी डिस्कस करूंगा। 21 मिलियन के खर्चे थे, 48 मिलियन के डेप्रिसिएशन के खर्चे थे। टैक्स वाला बोलता है अब तुम्हारे हाथ में 32 मिलियन, ये जो 32 मिलियन का अमाउंट है ना, इस पर टैक्स का रेट अप्लाई करो। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा सर टैक्स का रेट पहले 2 सालों में लगा क्यों नहीं है ये तो बताएं, वो अभी उस पर आते हैं, लेकिन पहले ये बात क्लियर कर लो कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऊपर माइनस इसलिए करी जा रही है ताकि ये जो अभी रो हाईलाइट करी है ना, इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाए, क्योंकि टैक्स का रेट इस अमाउंट पर अप्लाई होना। जिस तरह से हम तीसरे साल की बात कर लेते हैं तो ये जो 17 आया है, जो टैक्स आया है, ये 55 का 30% आया है। सवाल में 30% का टैक्स रेट दिया हुआ है, अभी दिखाऊंगा, और पहले 2 साल में टैक्स क्यों नहीं लगा ये भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये चीज समझ लें कि टैक्स वाला ये कहता है कि आपने जो कमाया 90 और 17, उसमें से 22 का खर्चा भी माइनस करो, उसमें से डेप्रिसिएशन का खर्चा भी माइनस करो, फिर जो बच जाए उस पर टैक्स अप्लाई करना, मैं उतना टैक्स लूंगा तुमसे। तो इसलिए मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूँ। और गेन ऑन डिस्पोजल को ऐड करने की भी वही लॉजिक है, गेन ऑन डिस्पोजल जो है उस पर टैक्स वाला टैक्स लेता है। तो जब टैक्स वाला टैक्स ले रहा है किसी चीज पर, तो मुझे अपना टैक्स कैलकुलेट करने से पहले उस गेन ऑन डिस्पोजल को ऐड करना होगा। ये चीज आप पहले समझ लें। अच्छा, अब क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, मिसाल के तौर पर मैंने ये 80 किसी को पे नहीं करे हैं, ये 48 किसी को पे नहीं करे हैं, ये 29 किसी को पे नहीं करे हैं, ये 27 किसी को दिए नहीं है, पे नहीं करे हैं, ये 16 किसी को दिए नहीं है, पे नहीं करे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए माइनस करे थे ताकि सही वाले टैक्स पर आ जाऊं। तो मुझे करना ये पड़ता है कि जब टैक्स वैक्स के मामला हो जाते हैं तो उतना ही अमाउंट जितना ऊपर माइनस किया था दोबारा नीचे ऐड बैक कर देता हूं। बात समझ रहे? तो ऊपर डेप्रिसिएशन लेस है, नीचे वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड बैक हो रहा है। ऊपर लेस करने इसलिए जरूरी है ताकि सही टैक्स कैलकुलेट हो जाए, और नीचे ऐड बैक इसलिए किया है क्योंकि ऊपर लेस कर दिया था हालांकि किसी को पे नहीं किया, तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि मैं जीरो वाली पोजीशन पर आ जाऊं। लेट से मैं 10 पर था, किसी को 2 रुपए पे नहीं किए, लेकिन मैंने 10 में से 2 माइनस कर दिया, अब 8 पर आ गया। अब 8 को 10 पर लाने के लिए दोबारा से वही 2 ऐड करने होंगे। सेम गोस विद गेन ऑन डिस्पोजल, ऊपर अगर गेन ऑन डिस्पोजल हमने सही टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऐड करा था, हालांकि वो मुझे किसी ने दिया नहीं है, 50 किसी ने नहीं दिया, गेन ऑन डिस्पोजल कैश फॉर्म में मुझे नहीं मिला, तो मुझे यहां पर लेस करना पड़ेगा। मुझे मिला क्या है, मुझे ये रेजिडुअल वैल्यू कैश की फॉर्म में, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कैश की फॉर्म में मिली है, ये मुझे ऐड करना होगा। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऊपर ऐड क्यों नहीं होता, क्योंकि टैक्स वाला प्रोसीड्स पर टैक्स चार्ज नहीं करता, वो गेन ऑन डिस्पोजल पर टैक्स चार्ज करता है। ठीक है जी, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल इस एरिया में नहीं आएगा,
टैक्स का रेट अप्लाई करने से पहले प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऐड नहीं करोगे, टैक्स का रेट अप्लाई करने से पहले गेन ऑन डिस्पोजल ऐड बैक करोगे। यहां पर आपको 75 नजर नहीं आएगा लेकिन 50 नजर आएगा, 50 फिर रिवर्स हो जाएगा और 75 ऐड हो जाएगा। उसूली तौर पर ये कैश पैसा कैश फॉर्म में आपके पास आया है, ये कैश नहीं आया था लेकिन इसको यहां पर इंक्लूड इसलिए करना पड़ा ताकि वो 129 में इंक्लूड हो और टैक्स जो है वो 129 पर अप्लाई हो तो ऑटोमेटिकली उस 50 पर भी अप्लाई हो जाए। फिर ये यहाँ पे माइनस किया और हमने जो वाकई में प्रोसीड्स आई हैं उसको हमने यहाँ पर ऐड किया। अच्छा जी, बाकी भी कुछ वैल्यूज है इस मेन वर्किंग में, देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कोई फिक्र ना करें और आहिस्ता से जब ये पूरी वीडियो देख लें तो एक बार दोबारा से वीडियो भी दोहराइएगा, सोल्यूशन भी दोहराइएगा, सब समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मैं हाजिर हूँ। अगली चीज है एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड आर 30 मिलियन इज रिक्वायर्ड एंड 80% ऑफ इट विल बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5। अब वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, कभी भी आप कोई बिजनेस करते हो ना तो आपको करंट एसेट्स की जरूरत होती है, सच एज कुछ कैश चाहिए, सच एज कुछ पैसा बैंक में रखना है, सच एज कुछ इन्वेंट्री परचेज करनी है, सच एज आप किसी को क्रेडिट दोगे तो रिसीवेबल्स क्रिएट होंगे। तो ये सारे उस बिजनेस के वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। अब उसने ये कहा कि जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मे भी आपने 30 मिलियन रुपए की इन्वेंट्री परचेज करनी होगी। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, स्टॉक इज अ करंट एसेट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। या आपने 30 मिलियन का लोगों को उधार देना होगा या 30 मिलियन का कैश रखना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इन्वेंट्री परचेज करूंगा तो उसके लिए मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूंगा। तो वो बोलता है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो 30 मिलियन रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे होगे। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होगे तो आपके लिए कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है तो आप देख रहे होंगे कि वर्किंग कैपिटल में यहां पर मैंने ये नंबर 0 पर 30 का आउटफ्लो शो किया। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अमूमन अमूमन आमतौर पर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आप वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हो और जब वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो वो वर्किंग कैपिटल रिलीज होकर आपको वही सारा पैसा जेब में मिल जाता है। मान लीजिए आपने एक जनरल स्टोर स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने कोई आटे की चक्की स्टार्ट की, मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर की दुकान स्टार्ट करी, मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन का कारोबार स्टार्ट किया तो आपने लेट से 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन जो है वो अपनी दुकान में भर दिए। अब 10 साल बाद आपने अपनी दुकान बंद कर दी तो सारे जो बचे हुए जो आपका मोबाइल है या स्टॉक है वो आप बेच दोगे। बेचकर वो 50 लाख जो आपने बिजनेस में लगाया था वो वापस से आपके हाथ में आ जाएगा। अलबत्ता प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर लेट से मैंने अपनी दुकान में 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स डाले, बिजनेस स्टार्ट किया मोबाइल फोन बेचने का, 5 साल वो बिजनेस चलाया और अब बिजनेस बंद करना है मुझे। अब मेरे पास 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स हैं, अब मैं झटके में बिजनेस बंद कर रहा हूं। तो ऐसा है ना कि मैं कोई बल्क बंदा ढूंढूंगा, कोई और दुकानदार ढूंढूंगा, बोलूंगा यार मैं अपनी मोबाइल की दुकान बंद कर रहा हूँ, इसमें 50 लाख की इन्वेंट्री है लेकिन मुझे आज ही बेचनी है, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, थक गया मैं। अब जब वो दुकानदार दूसरा दुकानदार मुझसे मेरी इन्वेंट्री 50 लाख की खरीदेगा, वो बोलेगा भाई क्योंकि मैं तुमसे झटके में ये चीजें खरीद रहा हूँ, फौरन खरीद रहा हूँ, आज तुम डिस्पोज ऑफ कर चले जाओ घर, सारी इन्वेंट्री मुझे दे दो, तो वो मुझे कम पैसे देगा। तो लेट से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। उससे ये कहा है कि आपने 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी लेकिन जब आप चीजें बंद कर रहे हो तो आपको 80% पैसा मिल रहा है। इसका मतलब आपने 30 मिलियन रुपए के मोबाइल फोन्स अपनी दुकान में लगाए, 5 साल बिजनेस चलाया, बिजनेस बंद कर रहे हो, दूसरा दुकानदार आया, उसको बोला सारी इन्वेंट्री बेचनी है, मैं शॉप बंद कर जा रहा हूँ और तुम अब ये इन्वेंट्री ले लो, तुम्हारा बिजनेस है तुम्हें काम आ जाएगी। उसने बोला भाई मैं 30 मिलियन के 30 मिलियन नहीं दूंगा, बल्कि 30 मिलियन का 80% यानी कि 24 मिलियन ये लो और जाओ, दे दो सारे मोबाइल फोन। तो मैंने इसी तरह का कुछ यहाँ पर डिस्पोजल किया, लिहाजा 30 मिलियन मेरी जेब से ईयर 0 पर गए थे लेकिन ईयर नंबर 5 पर 30 मिलियन नहीं आए। जिसको मैंने अपनी पूरी ये बिजनेस बेचा उसने उस वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट मुझे 24 मिलियन दिए, तो मेरा कैश का इनफ्लो हुआ 24 मिलियन। साथ में एक और चीज सोचे ना कि क्या मुझे 6 मिलियन का लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल 6 मिलियन का लॉस हो गया। अब ये लॉस जो है वो किस तरह का हो सकता है? इन्वेंट्री के ऑब्सोलेंस का हो सकता है, एनआरवी हिट हो सकती है, बेड डेट हो सकता है। बहुत सारे केसेस में टैक्स वाला भी इस लॉस को लॉस मानता है और आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप अपनी बुक्स में ये लॉस चार्ज कर फिर टैक्स भरना। तो देखिए 30 मिलियन लगाए, वो यहां आ गए, 30 मिलियन मेरी जेब से गए, कैश का आउटफ्लो था। जब मैंने बिजनेस बंद किया तो उसका 80% यानी कि 24 मिलियन मुझे मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया। बिजनेस बंद करते हैं तो सारा डिस्पोजल प्रोसीज आपके हाथ में आ जाता है। बहरहाल मुझे 6 मिलियन का जो नुकसान हो गया वो नुकसान मैंने यहां पर ऊपर इंक्लूड किया। सर ये 30 मिलियन ऊपर इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि 30 मिलियन पर टैक्स वाला या 24 मिलियन पर टैक्स वाला नहीं मानता। वो बोलता है यार ये तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज नॉट एन इनकम और एन एक्सपेंस आइटम, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। देखो एक चीज होती है एसेट, एक है लायबिलिटी, एक है कैपिटल, एक है एक्सपेंस, एक है रेवेन्यू। टैक्स वाला जनरली क्या करता है? रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करता है, प्रॉफिट जो आता है उस पर टैक्स लगाता है। ये तो मेरे पास एसेट्स थे ना, तो एसेट्स की इन्वेस्टमेंट जो है उस पर तो टैक्स
या एसेट्स की इन्वेस्टमेंट की रिकवरी पर टैक्स नहीं होता, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल्स पर या इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस पर होता है। तो ये आपने लगाया, आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ये आपको वापस मिले, ठीक है, ये आपके लिए कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो था जो आपने पैसे लगाए थे, और 6 मिलियन का जो नुकसान हुआ वो ऊपर इनकम कैलकुलेट करते हुए हमने नेगेटिव में लिया है, ठीक है जी। और फिर अगेन वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट कि ये 6 मिलियन किसी को दिए तो नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर माइनस किए थे डेप्रिसिएशन की ही तरह, लेकिन नीचे इसको रिवर्स बैक किया और एड बैक भी कर दिया। अगली चीज क्या है भाई, अगली चीज है ZR 10 मिलियन वॉज स्पेंड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी एंड साइट सर्वे लास्ट ईयर। अच्छा जी, कुछ कॉस्ट कहलाती है संक कॉस्ट। आप जब कोई डिसीजन लेते हो उससे पहले आपने कोई कॉस्ट इनकर करी भी हो, इसको हम संक कॉस्ट कहते हैं। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक पेपर जो आपने पढ़े होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा। संक कॉस्ट हमारे डिसीजंस के लिए हमारी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका हूँ, अब मैं आगे के फैसले जो लूंगा उससे ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये जो फिजिबिलिटी वाली कॉस्ट है ना, ये संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, काइंडली उसको देख लीजिएगा। वैसे बहुत सारे लोगों को संक कॉस्ट का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हासिल होगा कि संक कॉस्ट क्या चीज है। ये वो कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन से पहले आपने इनकर करी हुई है। तो वो बोलते हैं ZR 10 मिलियन वाज स्पेंड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी एंड साइट सर्वे लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने 10 मिलियन रुपए का खर्चा किया था, जिसके जरिए मैंने कुछ फिजिबिलिटी स्टडी बनाई थी, कोई साइट सर्वे किया था, लेकिन वो डिसीजन फिर तब नहीं दिया था, बस मैंने वो सारा एक खर्चा कर दिया। अब इस साल जो भी XYZ काम कर रहे हो, अब ये जो संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ये फिजिबिलिटी स्टडीज की कॉस्ट ये सारी संक कॉस्ट में आती है। अच्छा, एग्जाम में आपने इस तरह से इसको मेंशन जरूर करना है, इसके आगे चाहे मैं कोई अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं कैश इनफ्लो आउटफ्लो इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि संक कॉस्ट इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर माय डिसीजन। इसके ऊपर एक सेपरेट लेसन मौजूद है, वो जरूर देखिएगा। लेकिन एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि मैंने फिजिबिलिटी स्टडी की कॉस्ट को अकाउंट फॉर नहीं किया क्योंकि ये संक कॉस्ट है, इस तरह से आप ब्रैकेट में संक कॉस्ट मेंशन जरूर कर रहे होंगे। फिर बोलते हैं एडिशनली अ परमिट फी ऑफ ZR 5 मिलियन मस्ट बी पेड इमीडिएटली टू द गवर्नमेंट। अब ये वो वाला खर्चा है कि अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो पे करना है, प्रोजेक्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। इसका मतलब ये मेरे डिसीजन के लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं तो 5 मिलियन परमिट के मुझे पे करने हैं, तो वो मेरे पास परमिट फी यहाँ पर आ रही है, और 5 मिलियन नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कैश का आउटफ्लो है। उसके बाद अगली चीज क्या है भाई, आगे बोलते हैं द प्रोजेक्ट विल अर्न 1 कार्बन क्रेडिट पर MWH megawatts, which can be sold at ZR 2000 per credit. Carbon credit prices are likely to increase by 5% annually. अच्छा, गवर्नमेंट मुझे कोई बेनिफिट देना चाह रही है, जैसे कि शुरू में मैंने पढ़ा था कि सोलर पैनल्स के थ्रू हम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मुझे कोई बेनिफिट दे, मुझे कोई फायदा दे। तो गवर्नमेंट ने बोला जितने आप मेगावाट्स बेचोगे हम हर मेगावाट के अगेंस्ट एक कार्बन क्रेडिट देंगे, और उस कार्बन क्रेडिट की एक सेल्स वैल्यू होगी, यानी कि हमसे आप वो पैसे ले लेना, ठीक है। तो अब देखें हमने जितने मेगावाट्स बेचे हैं ना वो पहले साल 2000, और उसके बाद फिर कार्बन क्रेडिट की प्राइसेस 5% से इंक्रीज होगी, ये मुझे पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट देगी। अब मैंने इसकी एक वर्किंग कर दी। सबसे पहले तो क्रेडिट्स जो मिलेंगे ना वो ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर दिए, ऊपर से ही लिंक्ड है सारे के सारे, क्योंकि हर एक मेगावाट के अगेंस्ट एक कार्बन क्रेडिट है, तो जितने ऊपर मेगावाट्स मैंने बेचे वही मेरे कार्बन क्रेडिट्स हैं। प्राइस पहले साल 2000 है लिखी हुई है, और उसके बाद वो 5% से 5% से 5% से 5% से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप एक चीज मेंशन कर सकते हैं SP मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि पिछली वैल्यू को 5% इंक्रीज किया है, और ये रुपीज नहीं बल्कि ZR इन मिलियन है। ये कैसे आया है भाई, 8000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, 7840 इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन। 1 मिलियन से क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से फिगर्स मेन वर्किंग में जा रही है और वो मिलियंस में लिखी हुई है। तो सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास 16 16 17 19 19 की ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी थी यहाँ आ गई। अब हमने फिजिबिलिटी स्टडी को डिस्कस कर लिया, परमिट की फीस को डिस्कस कर लिया, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर लिया, कार्बन क्रेडिट्स को डिस्कस कर लिया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को डिस्कस कर लिया, डिप्रिसिएशन को डिस्कस कर लिया, गेन ऑन डिस्पोजल को डिस्कस कर लिया, वर्किंग कैपिटल पे लॉस हुआ उसको डिस्कस कर लिया। ये मेरा कैश बिफोर टैक्स आ गया, इस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगकर ये कैश आफ्टर कैश प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स होगा। अब इस टैक्स की वर्किंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आखिर टैक्स क्यों नहीं है, क्या चल रहा है, किस तरह से टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो आपके पास सवाल में लिखा हुआ है, यहां पर हम पहुंचे पॉइंट नंबर 10 पर, GFE क्वालिफाइज फॉर अ गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ ZR 50 मिलियन टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 फुल ईयर ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन। अच्छा, एक चीज जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी या डिस्कस नहीं करी वो गवर्नमेंट की सब्सिडी है।
गवर्नमेंट ने बोला 1 साल आप पूरा बिजनेस चला लोगे ना तो हम 50 मिलियन तोहफा देंगे। ये भी एक तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है और ये कैश का इनफ्लो है, तो आपने यहाँ पर 50 मिलियन लिखा हुआ। टैक्स के बारे में क्या है? द प्रोजेक्ट क्वालिफाइज फॉर अ 2 ईयर टैक्स हॉलीडे। 2 ईयर टैक्स हॉलीडे का मतलब ये होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट को कोई बिजनेस इंकरेज करना होता है तो गवर्नमेंट बोलती है जाओ 2 साल तक टैक्स लेंगे ही नहीं, जितना भी कमाओगे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 साल का टैक्स हॉलीडे है। 2 साल तक गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। आफ्टर विच अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स ऑफ 30% अप्लाइज, और उसके बाद हम 30% टैक्स लेंगे। टैक्सेस आर पेएबल इन द ईयर दे अराइज। कभी कभी पेमेंट इन एरियर्स भी होती है, वो केसेस जब आएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर टैक्स जिस साल का जब है उसी साल तब पे हो रहा है। एंड टैक्स लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, टैक्स लॉस का कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब ये है कि अगर लेट से ईयर नंबर 1 में आपके पास मान लीजिए कि कोई लॉस है, तो ईयर नंबर 2 में जब आप टैक्स पे करेंगे ना, तो आप टैक्सेबल इनकम को उस लॉस से रिड्यूस कर टैक्स का रेट अप्लाई करेंगे। इस सवाल में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हम इस सवाल में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अगला जब सवाल आएगा तो उसमें इंशाल्लाह ताला इस चीज को मैं केटर करूंगा, डिस्कस करूंगा जब इसकी रेलेवेंस होगी। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं भी। और आखिरी है जी फीस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। 18% पे डिस्काउंटिंग करनी है। सवाल ये था कि आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को, थोड़ा सा आप पढ़ लें। देखें, पहले 2 साल पहले आपको यहाँ पर टैक्स नहीं नजर आ रहा, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हम पहले 2 साल आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं, टैक्स हॉलीडे। ठीक है। उसके बाद हम 30% टैक्स लेंगे, तो 55 का 30%, 68 का 30%, 129 का 30%। और क्योंकि ये टैक्स का एक्सपेंस कैश का आउटफ्लो भी है, यानी कि आप पे भी करते हो, तो ये माइनस किया। इसके बाद ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर 55 में से 17 माइनस किया तो ये आया, 68 में से 20 माइनस किया तो ये आया, 129 में से 39 माइनस किया तो ये 90 आया। और उसके बाद ये चीजें क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल डिप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल लॉस, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब सुनिएगा गौर से। अगर सवाल ये बोलते था कि टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स, यहां पर सवाल ने बोला टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर व्हेन द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, तो 55 का 30%, 17 का टैक्स बनता है, 17 इधर ही माइनस हो रहा है और ये नेट अमाउंट आ रही है। टैक्सेस पेड इन एरियर्स को थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, लेकिन जब उसका सवाल आएगा तो आराम से देखेंगे। उसमें होगा ये कि 55 का 30%, 17 बना। 17 यहां पर माइनस नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो माइनस हो रहा होगा 1 साल बाद यहां पर। और 68 का 30% जो कि 20 समथिंग बनता है, वो यहां पर माइनस नहीं हो रहा होगा, वो हो रहा होगा यहां पर ईयर 5 में। और ईयर 5 का ये जो 39 का टैक्स है ना, ये माइनस हो रहा होगा यहां पर। यानी कि टैक्सेस आर पेड इन एरियर का मतलब ये है कि टैक्स की जो पेमेंट की अमाउंट है वो आप 1 साल बाद मेंशन करोगे। ईयर 3 का टैक्स ईयर 4 में माइनस करोगे, 4 का टैक्स 5 में माइनस करोगे, 5 का टैक्स 6 में माइनस करोगे। तो इसका जब हम सवाल देखेंगे तो ज्यादा आइडिया होगा। अभी आपको थोड़ा सा मैंने एक लॉजिक दे दी कि क्या मतलब है टैक्सेस पेड इन एरियर्स का। दूसरा उसने बोला था टैक्स लॉसेस आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड। टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो क्या होता है, मान लीजिए यहां पर आपकी ईयर 3 की इनकम है 55। अब इस सवाल में टैक्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहे ना, तो थोड़ा सा इसको समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लीजिए कि ईयर नंबर 3 पर आपने 55 मिलियन कमाए। मान लीजिए ईयर नंबर 2 में आपको 20 मिलियन का लॉस हुआ होता, तो आप ईयर 3 पर 55 मिलियन पर टैक्स नहीं पे करते, 55 माइनस 20, 35 पर टैक्स पे करते। टैक्सेस आर लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि किसी भी पिछले साल अगर लॉस हुआ है तो अगले साल की इनकम में से वो लॉस माइनस कर फिर टैक्स का रेट अप्लाई करो। तो ये जो मैंने बात कही है इसको जरा एक बार रिपीट सुनिएगा। लेकिन जब हम इस तरह का कोई सवाल करेंगे कि जिसमें वो कह दे टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स, या अगर हम ऐसा कोई सवाल करेंगे जिसमें वो बोल देगा कि टैक्स लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर ईयर, तो हम उसमें इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। आप अभी इसके बारे में फिक्रमंद ना हो। अभी बड़ा सिंपल था कि पहले 2 साल हम टैक्स लेंगे ही नहीं, तो ईयर 1 ईयर 2 में टैक्स नजर नहीं आ रहा। या नंबर 3 में जितना टैक्स बना वो पे हो रहा है, जितना टैक्स 4 में बना वो पे हो रहा है, और जितना टैक्स 5 में बना वो पे हो रहा है। अब ये सारी वैल्यूज आ गई। इन सारी वैल्यूज में आपने नीचे वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट करी, ये स्प्रेडशीट की फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। या आपके पास नेट कैश फ्लोज आ गए जिसमें से इनफ्लोज में से आउटफ्लो माइनस हुए हैं। डिस्काउंटिंग का रेट 18% था। पहला डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 18% पावर 0। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 18% पावर 1। तीसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 18% पावर 2। फिर अगला डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 18% पावर 3। फिर अगला डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 18% पावर 4।
फिर अगला डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18% पावर 5। और उसके बाद फाइनली आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। या आपके पास नेट कैश फ्लोज थे और इनको आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। डिस्काउंट फैक्टर्स को जब हम नेट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आती है। दूसरा तरीका होता है P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन वाला। मैंने यहाँ पे तरीका अप्लाई किया है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर, और फिर सारे डिस्काउंट फैक्टर्स सारे प्रेजेंट वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू 64 मिलियन पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हम इसको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसी वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखें, रिपीट करें, चीज़ों को हाईलाइट करें, समझें, सुने, रिसर्च करें, मुझसे डिस्कस करें, मुझे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा तंग करें ताकि मैं आपकी हर क्वेरी को एड्रेस करूं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैंने पूरा सवाल डिस्कस किया, सोल्यूशन की स्प्रेडशीट आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन की वीडियो आप देख रहे हैं। आराम से अपने स्किल्स को एनहेंस करें और नेट प्रेजेंट वैल्यू की प्रैक्टिस करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।